So good morning to all of you and welcome this channel again. So देखते हैं, हमने कल काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. 1 सेकेंड भाई, मार्कर्स वगैरह उठा लो एक बारी. So कल काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. आई थिंक हमने 20 तक हो गए थे. हाँ 20 तक हो गए थे. एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं अभी देखिए असर्शंस रीजंस के क्वेश्चंस हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं अपने आप में. एक्चुअली में देखा जाए ना तो तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन इनके देखने को मिलते हैं. ये तो जो हम 2012 का पेपर है ये यूजीसी लेती थी, लेकिन आजकल एग्जाम जो है हमारा एनटीए ले रहा है. तो उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है. यहाँ पे पैटर्न अलग था, यहाँ पे 2 पेपर्स होते थे, पेपर सेकंड पेपर थर्ड होता था. अब वहां पे सिर्फ एक ही पेपर होता है. पेपर 1 तो कॉमन होता है सबके लिए, पेपर सेकंड जो है हमारा इकोनॉमिक्स का होता है. तो उसके अंदर जो है फिर भी 5 से 7 क्वेश्चन असर्शंस एंड रीजंस के देखे जा सकते हैं. असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चंस का ना सोल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है भाई. काफी बच्चे ना ये सोचते हैं कि कैसे सोल्व किया जाए. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होते हैं. अगर आपका थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हल्का सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो नो डाउट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, पक्की बात है. देखते हैं क्वेश्चंस क्या है. जैसे पहला क्वेश्चन क्या है दे रखा है इसने. पहला क्वेश्चन इसने दिया है यहाँ पर कि गिवन पैराडॉक्स आर रेयरली अकर इन द रियल वर्ल्ड. अच्छा, सबसे पहले तो देखिए असर्शन एंड रीजन जो गिवन है ना, तुम्हें उसको सोल्व कैसे करना है. सोल्व करने का तरीका पहले इस असर्शंस को पढ़िए, आप इस क्वेश्चन को माइंड में रखिए, रख लिया. उसके बाद है यहाँ पर इसको सोल्व करने में यहाँ पर है कि बिकॉज लगा करके देख लीजिए, बिकॉज क्योंकि, और यहाँ पर फिर रीजन पढ़ना. अगर ये आपको लगे कि हाँ इस बिकॉज की वजह से ये प्रूव कर रहा है इसको अपने आप को, तो आपका मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपके वहां पर क्वेश्चंस ठीक हो जाएं, काफी ज्यादा हद तक ठीक होने लग जाएंगे. और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस पे भी डिपेंड है, तो प्रैक्टिस करते रहना ये बहुत जरूरी है. तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि गिवन पैराडॉक्स रेयरली अकर्स इन द रियल वर्ल्ड. पहली बात तो याद है गिवन पैराडॉक्स है क्या चीज. गिवन गुड्स कौन से होते हैं भाई. गिवन गुड्स वो होते हैं हमारे जहां पर अगर हमारा प्राइस अगर डाउन चला जाए फिर भी उसकी डिमांड जो है डाउन चली जाती है. ये हमने अभी इसमें तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें मॉनेटरी सेंस में हमारे 4 तरह के गुड्स देखने को मिलते हैं. ऑर्डिनरी गुड्स, गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. उनके बारे में बात करते हैं. गिवन गुड्स की डेफिनेशन बाय कहती है कि अगर प्राइस डाउन जा रहा है फिर भी यहाँ पे डिमांड डाउन जा रही है. कहता है ऐसा जो है बहुत ही रेयरली अक्कर्स होता है इन द रियल वर्ल्ड. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. ये तो बात सच है भाई कि कहीं पर देखे कि भाई प्राइस डाउन जा रहा है फिर भी डिमांड डाउन चली जाए, ये बहुत कम देखने को मिलता है. तो असर्शन तो ठीक है. रीजन देखते हैं क्या है. इंफीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर व्हिच द सब्स्टिट्यूट. अरे एक बात बताओ भाई, ऊपर तो गिवन गुड्स की बात कर रहे हैं, नीचे इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं, तो अजर बिकॉज तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता वहां पे, यानी कि इसका दोनों में तो सही नहीं हो सकता. दूसरा देखते हैं फिर भी इंफीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर व्हिच सुटेबल सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. कहता है इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं भाई हमारे, ये देखो इंफीरियर गुड्स हमारे वो होते हैं जो हमारे इनकम डाउन जाने पर, हमारी जो इनकम है वो डाउन जाने पर फिर भी डिमांड उसकी डाउन चली जाए, ये हमारे इंफीरियर गुड्स कहलाते हैं. या फिर इनकम इंक्रीज चली जाए या फिर इनकम इंक्रीज हो जाए फिर भी डिमांड जो है हमारी डाउन चली जाए, ऐसा भी हो सकता है. तो देखिए क्या कहता है, इंफीरियर गुड्स जो है नैरोली डिफाइंड होते हैं. सुटेबल सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. अगर उनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उनको नैरोली डिफाइन किया जाता है. ऐसा नहीं होता है भाई, इंफीरियर गुड्स को इस तरह से नहीं कर सकते. अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उसको हम जरूर डिफाइन करते हैं, ये गलत है. तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट. ठीक है. सेकंड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन. हाँ जी 22 क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है अकॉर्डिंग टू दी life cycle theory of consumption and individual level of consumption depends not just on current income but also on the long run expected earning. ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे बात किस चीज की कर रहा है, ये बात कर रहा है यहाँ पर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की. मैंने कल भी बताया था आपको कि काफी सारे तरह के लाइफ हाइपोथेसिस होते हैं, हमारे कंजप्शन हाइपोथेसिस होते हैं. तो उसमें हमने कल बात करी थी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, आई थिंक मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था, हमने डिस्कस कर दिया था. अब बात आती है कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया था. ये दिया था फ्रैंको मोदिग्लिनी ने. पहली तो बात ये आती है फ्रैंको मोदिग्लिनी ने गिवन दिया था. अब बात आती है कि ये कहना क्या चाहता है. फ्रैंको मोदिग्लिनी कहता है कि अगर हम इसकी एमपीसी की बात करेंगे तो ये हमारी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और अगर हम एपीसी की बात करेंगे तो वो हमारी डिक्लाइन जाती है. ठीक है, लॉन्ग रन की बात करता है. एमपीसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम कांस्टेंट रहती है, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम जो डिक्लाइन जाती है. लेकिन इसने जो बात की है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर फ्रैंको मोदिग्लिनी ने, तो एक और कॉन्सेप्ट इसने दिया है, साथ ही इसने फार्मूला बेस्ड क्या दिया है. फार्मूला इसने क्या दिया है वो देखिए,
ये बात करता है कि भाई हमारी जो कंजप्शन है ना, जो हमारी कंजप्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इनकम, जो हमारी इनकम है वो कहीं ना कहीं कब तक रहेगी, जब तक मेरी रिटायरमेंट होगी। यानी कि जो मेरी पर्टिकुलर इनकम है कि मैं 10,000 20,000 रुपए कमा रहा हूं, तो जब तक रिटायर नहीं हो जाता तब तक रहेगी। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वजों से मिली हुई वेल्थ भी होगी हमारे पास कुछ ना कुछ, कि भाई पूर्वजों ने कोई वेल्थ दी है। और अपॉन में हम देखेंगे टोटल टाइम हमारे पास कितना है, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम हमारे पास कितना है, तो ये रहेगी हमारी टोटल कंजप्शन। अब यहाँ पर एक चीज देखिए भाई, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेल्थ हो गई, रिटायरमेंट तक का टाइम हो गया, टोटल इनकम होगी, यानी कि ये लॉन्ग रन की बात कर रहा है। तो इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। कहता है इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंजप्शन डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द करंट इनकम, सिर्फ करंट इनकम पे डिपेंड नहीं है, आल्सो ऑन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड अर्निंग। ये तो बात सही है भाई, मैं इन फ्यूचर पूरे जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक मैं क्या कमाऊंगा, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करती है ना हमारी कंजप्शन। आप नॉर्मल फैमिलीज में देख लीजिए, हम लोग हमेशा ये सोच के चलते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं ये चीज खरीदूंगा, ये चीज करूंगा, तो वो है भी हम एक्सपेक्टेड करते हैं। रीजन देखिए इसका क्या कहता है, individuals are assumed to plan a pattern of a big expenditure based on the expected earning over lifetime। देखो इसमें बात सही है, जो हम मैंने अभी कहा था ना कि प्लान करता है वो एक पैटर्न का, एक्सपेंडिचर का एक प्लान करता है अर्निंग ओवर द लाइफ टाइम, की वो पूरी उम्र में इतना पैसा कमाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो खर्चा इस तरीके से करेगा, वो एक प्लान करके चलता है। तो दोनों ही ठीक है आई थिंक, और उसका रीजन भी सही है। तो डी इज ऑप्शन, बोथ ए एंड आर correct and the correct explanation of A। Okay, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। Effective demand can be increased by the more equitable distribution of wealth। हाँ जी, लग तो नहीं रहा कि मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूँ, एक्चुअली में मेरे को ये 10 क्वेश्चन आज ही करवाने हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश है। इसका रीजन ये है भाई देखो, ताकि बस आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाए। फिर देखिए क्या है, इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज बाय द मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाँ जी, इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, वो डिमांड जिसके लिए सप्लाई अवेलेबल हो, वो डिमांड जिसके लिए सप्लाई अवेलेबल हो उसकी बात करता है हमारे पास, है ना। तो इसने क्या बोला है कि इफेक्टिव मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कहता है डिमांड को हम इंक्रीज कर सकते हैं, इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं अगर जो हमारी इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, यानी कि जो इनकम लगा लीजिए या पैसा लगा लीजिए, जो हम इक्विटेबल यानी कि एक तरह से सब में बराबर बराबर बांट दे तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी एक तरफ तो मान लीजिए एक बंदा 1 लाख रुपया अकेला कमा रहा है, और एक तरफ से वो ही 1 लाख रुपया जो है भाई कम से कम भी 50 लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। एक तरफ तो वो अकेले की कब तक डिमांड करेगा, उसकी थोड़ी सी डिमांड जल्दी पूरी हो जाएगी, बट स्टिल वही पैसा जब वहां पे 50 लोगों के बीच में लगाया जा रहा है तो नो डाउट वो 50 के 50 बंदे अपनी कंजप्शन करेंगे। यहाँ एक कंजप्शन है, यहाँ 50 कंजप्शन है, तो नो डाउट भाई ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें उनमें। ठीक है, आगे ऑप्शन क्या कहते हैं, रीजन क्या कहता है, 30 and 40 entities with income averaging between 1 lakh and 5 lakh would create a much more effective demand in a single entity having an income of 10 lakh in a year। देखो भाई जो मैंने बताया था ना वही कॉन्सेप्ट है, जस्ट मैंने यहाँ पर 50 और उसका ले लिया था कॉन्सेप्ट, इसने लाख में दे दिया। कैसे दिया, कहते हैं 30 से 40 लोगों के बीच में 1 लाख रुपए उसके हिसाब से 1 से 5 लाख रुपए की तनख्वाह बांटी जा रही है, और एक साइड में एक इनकम जो है सिंगल एंटिटी यानी कि एक बंदे को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक ही बंदे की डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पर 30 से 40 बंदों के बीच में डिमांड बढ़ रही है, तो ज्यादा डिमांड तो यहाँ पर होगी। तो अगर हम वही सैलरी जो है इक्विटेबल इक्वी मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेल्थ को, तो नो डाउट इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी। तो दोनों रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी इज अवर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्या है। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, काफी इजी से है। देखिए भाई बिल्कुल इजी तरीके से किस तरह से हम लोग सोल्व आउट कर रहे हैं इस चीज को, तो थोड़ा सा हाँ कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए धीरे धीरे। हाँ एक और बता देता हूँ भाई, ये सीरीज पूरी कर लेना आप, इस सीरीज में कम से कम भी ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन के हिसाब से देखे ना तो पर ईयर 20 क्वेश्चन 7-8 साल के, यानी कि कम से कम भी 150 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं और वहीं से कॉन्सेप्ट्स निकल करके आते हैं, तो आप ये देखो वो भी मोर देन इनफ है। हाँ जी, 24th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड 2004 and 5 to the 7-8 फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोसेस वाज विटनेस्ड इन इंडिया। कहते हैं 2004-5 से लेकर के 2007-8 तक फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर कि जो हमारी जो इकोनॉमी थी उसके अंदर एक वो देखी गई एक एकाग्रता हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें उसको देखा गया कि वहां पर काफी ज्यादा प्रोसेस देखे गए वहां पर। तो इसका रीजन क्या, देयर वाज अ बायनेंसी इन द टैक्स। हाँ जी, याद आ गया भाई क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमने किया था इसी पेपर के अंदर। बायनेंसी ऑफ टैक्स क्या होता है, बायनेंसी ऑफ अ टैक्स होता है हमारे पास चेंज इन जीडीपी
जीडीपी में चेंज आने की वजह से हमारे पास टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आता है, दैट इज हमारा बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बात करता है कि यहाँ पर बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स जो था रेवेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड ये काफी ज्यादा था। बिल्कुल सही बात है भाई, 2007-8 के आसपास आई थिंक हम लोग हाई ग्रोथ रेट हमारी काफी हाई, ज्यादा हाई थी, तो उस हिसाब से देखें। और ये किस वजह से, हमारे टैक्स रेवेन्यू की वजह से वहां पर फिस्कल कंसोलिडेशन देखा गया था। तो दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल सही है। 24 का ए आंसर रहेगा हमारा। हाँ जी, 25th क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल लेबर रेशियो विल एडजस्ट थ्रू द टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रेशियो। हाँ जी, क्या कहता है, कैपिटल लेबर रेशियो की बात करता है और कहता है कि ये धीरे धीरे टाइम के साथ जो है इक्विटेबल रेशियोज में आ जाता है। बिल्कुल नो डाउट। हम लोग पहले बात करें, मान लीजिए हमारे पास सिंगल एक कैपिटल है, ठीक है, एक ही कैपिटल है और हमें उसके ऊपर काम करने की काफी सारा लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे लेबर्स की इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो हमारी वहां से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर कैपिटल्स लेकर के आएंगे, तो वो होगा, वो धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ कैपिटल और लेबर, अभी तो एक ही मशीन थी, है ना, मतलब एक ही कैपिटल थी, तो हम धीरे धीरे कैपिटल्स को इंक्रीज करते हैं, प्रॉफिट जो आता है हमारा उससे, तो आगे जाकर के कैपिटल और लेबर रेशियो इक्वल हो जाती हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है भाई, टेक्निकल कोफिशिएंट वेरिएबल है, टेक्निकल जो है हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो वेरिएबल है, अप एंड डाउन चलती रहती है, तो इस वजह से, तो दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी इज अवर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहे होंगे अच्छे से, और अगर आ रहे हैं ना तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब कुछ कर देना, ठीक है भाई। सो देखिए ये एफर्ट्स आपके लिए किए जा रहे हैं भाई, मेरे को, ठीक है, मेरे को भी, चलो खैर अच्छा है कि भाई रिवीजन हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। और कल एक दो बच्चे का बोल रहे कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ है, और एक नया बैच जो है शुरू करने जा रहे हैं, मतलब अभी हमारे ही ऑन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो अलग से एक वीडियो के ऊपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन कहता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द कंट्री। कहते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो वीकर सेक्शन है, यानी कि जो गरीब तबका है, उसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि उनको थोड़ी बहुत भी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, तो नो डाउट कि वो सोसाइटी में क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा, हेल्प करेगा। बिल्कुल ये बात तो सही है, भी वीकर सेक्शन के अंदर हम ऐसा करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा। अब देखिए रीजन क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड्स टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलप द बेनिफिट टू द मासेस। ये बात सही है। देखिए बेनिफिट्स टू द मासेस की बात क्या कर रहा है, बेनिफिट टू मास का मतलब क्या है, हमें जो बेनिफिट्स पहुंचाने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट एक ऊपर से पैसा आ रहा है तो जस्ट 2-4 लोगों के बीच में बट के रह गया, नहीं, जो गरीब से सबसे गरीब इंसान जो होगा उस तक अगर वो पैसा पहुंच रहा है, तो हम लोग उसको डेवलपमेंट के फोर पे देख सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छी जा रही है। तो यहाँ पर कहता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल वीकर सेक्शन को फाइनेंशियली इंक्लूड करना चाहिए, और वो जो इन्वेस्टमेंट होगी एक्टिविटी की, वो प्रमोट करेगी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बेनिफिट टू द मासेस, हर एक पर्सन को, गरीब से गरीब तबके को भी उसकी हेल्प मिल पाए, तो वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। तो नो डाउट बोथ आर सही है और रीजन भी सही है, तो बी इज आवर आंसर, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, 27th क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेशनरी स्टेट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पहली बात तो यही आती है भाई, यहाँ पर स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है, स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए स्टेशनरी स्टेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर रुक जाना, कहीं पर भी आकर के रुक जाना, एक जैसे मान लो जो धीरे धीरे एक टेक्नोलॉजी आती है, देन वो एकदम मान लो वहीं पे स्टेप हो जाती है एक जगह, फिर वो काफी टाइम तक नहीं रहते, तो वो स्टेशनरी स्टेट होती है। तो क्या एंड ऑफ प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है भाई। एक बात बताओ, कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है, एक जगह रुक गई है अगर वो, तो वहां पर कैपिटल फॉर्मेशन आगे कहां होगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। तो स्टेशनरी स्टेट है वो एंड माना जाता है कैपिटल फॉर्मेशन का। ओके, रीजन देखते हैं इसका, स्कैर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो कैपिटल लीड्स इकोनॉमी टू स्टेशनरी स्टेट। कहते हैं स्कैर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, स्कैर्सिटी की बात कर रहा है, यानी कि हमारे पास जो चीजें हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे पास, किसी भी चीज को बेनिफिट, किसी भी चीज का यूज करने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे खत्म होते जा रहे हैं, उनकी स्कैर्सिटी है, उनके पास हमारे पास कमी है। अगर वो ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो स्टेशनरी स्टेट की तरफ हमें लेकर के जाता है, बिल्कुल सच बात है। तो दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 27 का आंसर आ जाएगा बी आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन्वेस्टमेंट हैज आल्सो अ सप्लाई इफेक्ट। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर सप्लाई इफेक्ट देखने को मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। कैसे, देखिए जब 1929 में क्राइसिस आए थे,
तो केन्ज ने जो है उसके बारे में एनालाइज किया था। उस एनालिसिस करने के बाद जो है हेरल्ड ने इस बारे में बात की थी कि इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं सप्लाई को इफेक्ट करता ही करता है। तो बात तो सही है, नो डाउट। रीजन कहता है बिकॉज इट रेजेस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है उसको वो इंक्रीज कर देता है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर हाँ, बात तो सही है, दोनों ही सही है। तो इसकी वजह से ऐसा होता है और उसी वजह से सप्लाई इफेक्ट देखना, और प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ जाती है तो नो डाउट सप्लाई भी बढ़ जाएगी भाई। तो दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 28 का बी आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है 29, गोल्ड स्टैंडर्ड वाज फाइनली गिवन अप आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। हाँ जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब आया था? आई थिंक 1939 टू 1945। वैसे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, बट खैर ये सही है मेरे हिसाब से, ऐसी कोई बात नहीं है कि इतना भी वो नहीं हूँ वीक। खैर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए भाई, कि भाई हाँ हिस्ट्री में हमारा कैसे आए हम लोग, तो बहुत जरूरी है हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को जरूर पढ़े जब भी टाइम लगेगा। तो मैं तो खुद एक बुक ले रखी है एक्चुअल में, काफी फेम बुक है वो। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई हाँ इस बुक को पढ़ूं, ये सामने रखी तो रहती है बट सिर्फ थोड़े से पेजेस पढ़े इसके, बट यहाँ पे थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है तो का टाइम नहीं मिल पाता इतना। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोल्ड स्टैंडर्ड वाज फाइनली गिवन अप आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। कहता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद जो है गोल्ड स्टैंडर्ड तो जो है उसको छोड़ दिया गया था। देखिए बिल्कुल सच बात है, पहले जो ना जो भी चीजें लेन देन होता था, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो सोने के हिसाब से होता था। ध्यान है, मतलब हाँ सोने की चीजों का यूज करते थे, पैसा तो करेंसी तो बहुत बहुत कम थी। तो ये क्योंकि सोना बहुत ज्यादा था उस वक्त, तो ये बात करता है उसको छोड़ दिया गया था। उसका रीजन क्या था? कंट्रीज हैड ए डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन। नो डाउट भाई, हर कंट्रीज के अंदर अपने अपने इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पर महंगाई ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं हर जगह। तो दोनों बात तो सही है, लेकिन क्या इस वजह से किया गया था गोल्ड स्टैंडर्ड को? नहीं भाई, गोल्ड स्टैंडर्ड को इस वजह से नहीं किया गया था। गोल्ड स्टैंडर्ड को जो है मतलब गिवन अप करने का रीजन जो था वो कुछ और ही था। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैक्सिमम जो गोल्ड था वो सारा का सारा, ये स्टोरी है पूरी की पूरी, वैसे कभी स्टोरी पे भी डिस्कस करेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। और यहाँ से क्राइसिस वगैरह किस तरह से आए, कैसे एडजस्ट होता गया, क्राइसिस के बाद किस तरह से ये चीजें देखने को मिली, गोल्ड स्टैंडर्ड आया, ब्रेटन वुड कमीशन वगैरह बहुत कुछ आया है ना। तो इसका रीजन जो था गोल्ड स्टैंडर्ड का, वो कहीं ना कहीं जो है एक उसकी जगह है जो है जो हमारे ड्राइंग राइट्स वगैरह होते हैं इन चीजों ने ले लिए थे, तो वो था। तो इसका रीजन इन्फ्लेशन रेट से तो नहीं था। बाकी बात दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। तो 29th का आंसर रहेगा हमारा बी। ओके, 30th क्वेश्चन आता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। हाँ जी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नो डाउट भाई यहाँ पर देखने को मिलती है। हम बोलते हैं इसको छद्म बेरोजगारी। हाँ जी बिल्कुल, छद्म बेरोजगारी का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट कितनी है और लगे कितने पड़े हैं। वही काम है कि भाई हाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फील्ड है, एक किला मान लीजिए खेती का है, इसके अंदर मान लीजिए सिर्फ 2 से 3 लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर लगे मिलेंगे आपको 10, है ना। दैट इज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू 0। हाँ जी, एक बात तो सच है भाई। देखो जब 2 से 3 बंदों का काम होता है ना, जो वो कर रहे हैं ना, उसके बाद जो काम होता है ना, ये जो एक्स्ट्रा के 6-7% आ जाते हैं, इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो 0 होती है भाई। तो जहां पर भी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 आना शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना उसके बाद तो हमें नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसा ना करें। सॉरी। सो 30th का ए आंसर रहेगा कि दोनों ही सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस आज के, होपफुली आपको समझ आए होंगे। ये थोड़ा सा इनको समझाने की बात होती है, इनका कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आने की बात होती है। तो अगर नहीं आता तो ये वीडियो थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, ध्यान से सुन के और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। तो आगे जितने भी क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे भाई, बड़ा मजा आएगा। और मैथमेटिकल्स भी आ जाता है, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है मैथ्स में, तो मजा आता है करते हुए भी। सो आई होप सोली कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ भाई, जो एक नया सेशन शुरू, मतलब एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं हमारे ऑन डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट में जहां से मैं बिलोंग करता हूँ।
हाँ ठीक है। तो देखते हैं, मे बी जुलाई में स्टार्टअप हो जाए जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है। तो आज उसकी अलग से एक वीडियो आ जाएगी, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे रहेगा, हम किस तरह से स्टडी करते हैं, सब कुछ उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, बच्चे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, उसके ऊपर भी हम एक छोटी सी वीडियो, एक शॉर्ट क्लिप जो है उसके बनाने की कोशिश करेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। वैसे तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, हर पर्सन की अलग अलग होती है, बट स्टिल वी विल ट्राई कि आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।